बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन आपके इल्म में है कि जी टीवी एक इदारा नहीं, एक इंस्टीट्यूशन नहीं, जी टीवी एक फैमिली है। और आज जी टीवी में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनी गई है कि हमारे जो चैनल हेड हैं निसार मेहदी साहब, उनके फादर इन लॉ मुशर्रफ अब्बास साहब अपनी तवील बीमारी के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। हम दुआ गो हैं जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मेरी जानिब से और हमारी तमाम प्रोडक्शन टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मुशर्रफ अब्बास साहब के दर्जात बुलंद करें, उनके आगे की मनाजिल आसान फरमाएँ और निसार मेहदी साहब उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएँ। क्योंकि निसार मेहदी साहब जिस तरह से, जिस शफ़क़त के साथ, जिस मोहब्बत के साथ इस चैनल को रन कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ जो है वो इस चैनल को चला रहे हैं, वो यकीनी तौर पर वो इस बात की गम्माज़ी और इस बात की अक्कासी करता है कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी वेल मैनर्ड फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। हम दुआ गो हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि मुशर्रफ अब्बास साहब के दर्जात बुलंद हों और अल्लाह ताला उनको पंजदिर पाक के सदक़े जो है वो आगे की मनाजिल उनकी आसान फरमाएँ। लेकिन ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने का नाम है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी में। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई। जस्टिन ग्रीव्स ने 73 और रोस्टन चेज ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अब्बास मुकम्मल फिट हैं, उन्हें सिर्फ पिच की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आराम दिया गया है। कप्तान बाबर आजम। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर राह पे लेके आना है तो यूनुस खान जैसे और यूनुस खान को इस जो मिशन है मोहसिन नकवी साहब का उसका हिस्सा बनाएं। अदरवाइज हम इन 2 सालों में बहुत पीछे जाते। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर रास्ते पर चलाने की जरूरत है। मोहसिन नकवी क्रिकेट के फरोग के लिए यूनुस खान की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करें। राशिद लतीफ। बहुत मैं सुनता हूँ शायद यूनुस खान को बहुत पावर चाहिए। मैंने पावर लेके क्या करना है? पावर लेके क्या कर सकता हूँ? मैं कोई दुनिया का मालिक तो नहीं हो सकता। इस पावर नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। बस मैं जब रोल देखता हूँ बाजू का, तो रोल में मुझे वो जो डिलीवरी होती है मुझसे मुश्किल हो जाती है। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। पावर या पैकेज से ज्यादा मेरे लिए काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम है। साबिक कप्तान यूनुस खान। माइक स्मिथ को पाकिस्तान टेस्ट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान विमेन और श्रीलंका विमेन के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। श्रीलंका को सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम और जनूबी कोरिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। कौमी हॉकी टीम को सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने PN फ्लीट क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। PIA क्रिकेट अकेडमी के ज़ेर एहतमाम पहला अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए PIA क्रिकेट अकेडमी अंडर 17 ने इफ्तिताही टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान के नासिर इकबाल जो हैं वो PN फ्लीट क्लब चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। कल इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। बेस्ट विशेज़ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब के लिए कि पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम स्क्वाश के कोर्ट में बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन जनाब अपने तई कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सिले की परवाह न सताइश की तमन्ना और अपने काम में लगे रहते हैं। जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो इतना ही ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और वो सीज़न जो उनके कैरियर का आखिरी सीज़न था उसमें भी उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर की। एक ऐसे दौर में पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जब एक से बढ़कर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान की टीम को मजबूत कर रहा था। यही वजह थी कि इनको इतने मौके नहीं मिल सके, वरना जिन जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है वो सब इनकी सलाहियतों के जो है वो शायक हैं और इनकी सलाहियतों की बहुत ज़्यादा मुआतरिफ हैं, इनकी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैसर आ सकता था जो इंटरनेशनल नहीं लेकिन डोमेस्टिक में ज़रूर जो है अपनी टीमों के लिए सितारा बनकर चमका। मेरे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड कोच और ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल कैप होल्डर। शो में खुशामदीद कहते हैं महमूद हामिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं अली सलमान, आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महमूद भाई। और अभी जब मैंने आपको देखा कि माशाल्लाह आपका जो इदारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने एक अंडर 17 टूर्नामेंट करवाया, तो मुझे आपसे की गई वो पहली मुलाकात याद आ गई कि जब इंडिया की अंडर 19 टीम आ रही थी और बासित अली की क़यादत में पाकिस्तान को सीरीज़ खेलनी थी और आप बख्तियारी यूथ सेंटर आए थे और उस वक्त मालूम कर रहे थे कि क्या मैं अंडर 19 टूर्नामेंट खेल सकता हूँ। और फिर आप वो शायद नहीं खेल सके थे, वो सीरीज़ आप नहीं खेल सके थे। मोइन खान, बासित अली, आगा जावेद, मुश्ताक अहमद, इंज़माम उलग, ज़रूरी जैसे प्लेयर वो सीरीज खेल गए थे, आप नहीं खेल सके थे वो सीरीज। लेकिन आज माशाल्लाह आपकी जो एकेडमी है उसने अंडर 17 टूर्नामेंट जीता है। तो आज जो आपने सीखा है आज वो ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा टूर्नामेंट थोड़ा सा बताइएगा, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करता हूं आपसे। ये हमारा जब से मैं ये क्रिकेट टीम को एज ए हेड कर रहा हूं, तो एक मेरा प्लान था कि जो कराची में जितने भी एकेडमीज हैं और जो पे अच्छा काम कर रही है उनको एक टूर्नामेंट होना चाहिए, तो बच्चों को थोड़ा सा समझने का, डिसिप्लिन होने का, अवेयरनेस प्रोग्राम देने का एक मौका मिलेगा। तो ये हमने एक प्लान किया जिसमें हमारी टीम पूरी शामिल थी। मैं था, मोइन था, इसमें फैसल था, फहाद था, ताहिर खान थे, अली गौर, ये लोग ऐसे थे जो कि मेरे साथ मेरी टीम थी, क्योंकि सारे इसमें टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि कोचिंग भी कर रहे हैं और इनिशिएटिव लिया। बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट हमने रखा। 7 टीमें थी जिसमें 6 लीग के मैचेस थे, उसके अंदर फिर सेमीफाइनल और फाइनल था। तो बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा। कोई जिसे कहना चाहिए उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो इस तरह की चीज़ें जो हमने क्रिकेट सीखी है, जो हमने क्रिकेट खेली है, तो वो हम ट्रांसफर अगर किसी भी लेवल के ऊपर करें, जरूरी नहीं कि पीसीबी के साथ ही मिलके काम करें, हम अपने लेवल के ऊपर भी जो हमारा जो एकेडमी है, क्योंकि इसको सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कमर मकबूल और वाइस प्रेसिडेंट हैं राव इमरान साहब, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो इसकी वजह से जो है वो हमने इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह कामयाब रहा। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी एक लेगेसी रही है पीआईए कोल्ड्स की। अगर हम बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर जो वो पीआईए कोल्ड्स से निकलकर सामने आए, जिस तरह हम इकबाल सिकंदर की बात कर लेते हैं, माजी में शुएब मोहम्मद की बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो पीआईए कोल्ड्स से निकलकर सामने आए। फिर अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि इमाम उल हक को सबसे पहले जो है वो पीआईए ने अपनी अंडर 19 टीम में सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं कि साइम अयूब आपकी अकेडमी से तरबियत याफ्ता है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। तो बड़ी एक लेगेसी रही है पीआईए क्रिकेट अकेडमी की। ये बताइएगा कि अब जो कैसा स्टफ आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और आप तो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, अंडर एज क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह आप पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, टैलेंट तो होता है, टैलेंट तो है, अभी भी मैं कहूँगा टैलेंट है। अब उसको किस तरह लेकर चलना है, उसको किस तरह प्लेयर्स को अब आगे लेकर चलना है। देखें, वो ज़माना जो हमारा ज़माना था वो एक डिफरेंट ज़माना था, लेकिन आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं, कोचेस भी लगे हुए हैं। सही आई होनी चाहिए कि किस प्लेयर को पिक करना है, किसका, और उसको किस तरह ग्रूम करते हुए ऊपर लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल से जिस लेवल पे भी हो, हम क्रिकेटर्स का ये फर्ज बनता है कि हमने जो सीखा है, जो किया है, वो हम पास ऑन करें बच्चों को, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो कि इस वक्त बहुत नीचे की तरफ चली गई है, तो वापस हम किसी तरह उसको लेकर आए। तो देखिए, क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस जो देना होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपना रोल पूरा करें। बाकी देखें ऊपर क्या हो रहा होता है वो आप छोड़ें, लेकिन जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप देनादारी से, मेरिट के ऊपर, सिंसियरिटी के साथ काम करें तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और बड़ी एक लेगेसी, इस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बड़ी एक लेगेसी रही है। और अकेडमी बात करते हैं, मैंने खुद साजिद खान को यहाँ पे नेट पे कोचिंग कराते देखा, अजीम हफीज़ को कोचिंग करवाते देखा, सगीर अब्बास साहब जो है वो कोचिंग यहाँ पे करते रहे। अभी महमूद हामिद साहब की सरबराही में इस तरह अकेडमी काम कर रही है। उम्मीद है कि मजीद यहाँ से फ्यूचर में पाकिस्तान को ज़बरदस्त क्रिकेटर सामने आएंगे। और अगर हम जब सबकी बात करते हैं तो फिर एरिक जॉनसन का जिक्र ना करें तो इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एरिक जॉनसन की बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए भी और साथ साथ इस पीआईए एकेडमी के हवाले से भी। और इसके साथ साथ अगर हम जहाँ दीगर कोचेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ ऐसे कोचेस को भी अपने साथ रखा है कि जिनके इतने नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोचिंग के लिए आते हैं, कोचिंग करते हैं और नौजवान बच्चों को अपना फ़न जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वो तमाम नौजवान जो बच्चे जो खेलना चाहते हैं और सही हाथों में तरबियत हासिल करना चाहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि पीआईए क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन करें, ताकि महमूद हामिद, मोइन खान जैसे, ताहिर खान जैसे, अली गौर जैसे खिलाड़ियों की
की कोचिंग में जो है वो मजीद अपने खेल को पुख्ता कर सकें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच और सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे दिन का खेल इस वक्त जारी है। आज वेस्ट इंडीज ने 239 रन 5 विकेटों के नुकसान से खेल का आगाज किया और पूरी टीम 344 रन बनाकर आउट हो गई। तो इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब तक पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में 113 रन स्कोर किए हैं। उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स अजान 55 रन बनाने के बाद और इमाम जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी के साथ टेस्ट मैच का आगाज हुआ कि मोहम्मद अब्बास के जिन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट मैच में न सिर्फ 8 खिलाड़ियों को आउट किया था बल्कि 23 कीमती रन भी स्कोर किए थे, उनको इस टेस्ट मैच में बैठा दिया गया। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वह पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पर हो रही है। लेकिन मैं तो स्टैट्स का आदमी हूँ, ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, डोमेस्टिक का आदमी हूँ, रिकॉर्ड्स का आदमी हूँ। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने 5 खिलाड़ी आउट किए हों और उसको अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया हो। कानपुर में टेस्ट मैच खेला गया, एहतशामुद्दीन ने 79-80 की सीरीज में 5 खिलाड़ी को आउट किया। अगले मैच में इमरान खान को खिलाने के लिए एहतशामुद्दीन को ड्रॉप कर दिया गया। इमरान आए, उन्होंने भी 5 खिलाड़ी आउट कर दिए और फिर उसके अगले टेस्ट मैच में जब एहतशामुद्दीन को खिलाया गया तो उन्होंने फिर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। साथ साथ ये बाबर आजम की कप्तानी में 150वां इंटरनेशनल मैच भी है, क्योंकि अब तक मजमूई तौर पर बाबर आजम टेस्ट, T20 और वनडे मिला के 150 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। तो महमूद भाई, इतना एक्सपीरियंस, सरफराज अहमद का इतना एक्सपीरियंस, सिलेक्टर हैं वो, असद शफीक सिलेक्टर हैं, बाबर आजम 150वें मैच में क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसके बाद क्या मोहम्मद अब्बास को बिठाना बनता था? देखें, अब्बास की जो परफॉर्मेंस है और अब्बास जिस तरह की बॉलिंग करता है, अगर आप देखें कि यूएई के भी अंदर जो है वो उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। और अगर पिछले मैच में अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो उसने रन्स भी नहीं दिए। अगर आपने यहाँ पर अब्बास को क्या वजह है कि क्यों नहीं खिलाया, क्या कोई फिटनेस प्रॉब्लम थी, निगल थी, या आपने उनको रेस्ट कराया? क्योंकि मेरे ख्याल से देखें, यहाँ पर आपने एक नया फास्ट बॉलर खिलाया है जो उबैद शाह, जिनको डेब्यू आपने कराया, तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि पिच ऐसा था कि यहाँ पर आपको रन्स इतने थ्रो नहीं करने थे, क्योंकि जिस तरह का बॉल टर्न होना शुरू हो चुका है, टर्न हो रहा है बॉल, तो 344 वेस्ट इंडीज ने कर दी है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अगर अब्बास जो है वो विकेट अगर नहीं भी लेते तो आपको रन्स रोक के देते। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्या सोच के कप्तान और मैनेजमेंट ने अब्बास को इस मैच में नहीं खिलाया, ये तो वो बेहतर वो ही बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता था कि अब्बास को यहाँ पर महमूद भाई जो रीजन दिया गया वो ये रीजन दिया गया कि पिच जो है वो अब्बास को सूट नहीं करती। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान एक मौके पे एक ऐसी सिचुएशन में आ गया अब्बास की बॉलिंग से कि अगर शान मसूद वहाँ अच्छी कप्तानी करते तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीत भी सकता था। लेकिन उसके फौरन बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आती है तो मोहम्मद अब्बास को यही कह के ड्रॉप कर दिया जाता है कि पिच अब्बास को सूट नहीं करेगी और फिर काशिफ अली का डेब्यू करवा दिया जाता है। आज काशिफ अली कहाँ है, नोबडी नोज, लेकिन अब्बास का जो मोमेंटम, रिदम जब जब बनना शुरू होता है तो यहां पे इसी किस्म की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मुसलसल उनके सामने आ जाती है कि पिच उनको सूट नहीं करती। जहां जो 897 तकरीबन विकेटें फर्स्ट क्लास में हासिल कर चुके हैं, तो इन्हीं पिचेस पे तो उन्होंने हासिल की हैं। कौन सी वो पर्थ में खेल के उन्होंने इतनी सारी विकेटें हासिल की हैं? जी हाँ, बिल्कुल बात आप सही करें कि जब काशिफ अली का डेब्यू हुआ था तो काशिफ अली के डेब्यू के बाद काशिफ अली किधर गए? उसके बाद तो काशिफ नजर ही नहीं आ रहे कि वो जो है वो कहीं किसी प्रोबेबल्स में हो, किसी कैंप के अंदर हो, वो नजर ही नहीं आ रहे। तो इसी तरह हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका हमने डेब्यू करा दिया और कुछ प्लेयर्स को आपने पीछे कर दिया। तो आप की खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह जो है वो टीम को चलाना चाह रहे हैं। अगर आप पहला टेस्ट उठा के देखें जिस तरह की हमने बैटिंग डिस्प्ले किया है, तो हम एक्सक्यूजेस के ऊपर चले जाते हैं। हमारा कोच जो है वो ये बात कर रहा होता है कि इमाम अच्छा खेल जाता तो वो अच्छा खेल जाता। यार खेल जाता नहीं, खेलना है। यू आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल के लिए देयर इज नो एक्सक्यूजेस अबाउट द पिचेस, अंपायरिंग और वेदर। आपको यू हैव टू, यार आपको परफॉर्म करना है। इस लेवल के ऊपर जाके वहां पर आपको सिखाना थोड़ी है। आपने 1.5-2 महीने का रेड बॉल का कैंप लगाया था, क्या आपने क्या उस सीमिंग पिचेस के ऊपर उन प्लेयर्स को बैटिंग करने की आदत नहीं डाली थी कि वो वहां जाके इतना एक्सपोज हो गए कि सेकंड इनिंग में जिस तरह की हमने बैटिंग की है कि हमारे प्लेयर को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ पर खेलना चाहिए, किस तरह खेलना चाहिए।
थोड़ी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाते तो 200 रन हम चेस कर जाते। तो मेरी बात बहुत बिल्कुल जो है वो समझ में नहीं आ रही कि हम किस तरह किस डगर के ऊपर चले चले जा रहे हैं। अभी अब आप रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल का कैंप भी लगा हुआ है, जो है उसके बाद एक टूर्नामेंट भी अभी शुरू होने जा रहा है। तो जो हम माजी में गलतियां करते आए हैं, अली सलमान छोटी छोटी सी बात बताता हूं आपको मैं कि हमने जो माजी में गलतियां की हम उससे सीख नहीं रहे। हमने शुरू के अंदर जो भी 4 ऐसे मौके आए जिसमें क्रिकेट छोड़ने के बाद फौरन हमने उनको कोचिंग असाइनमेंट पे बड़ी टीमों के साथ लगाया। सबसे पहले जावेद भाई को लगाया, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर हमने वकार यूनुस को लगाया, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर हमने मिसबाहुल हक को लगाया, चीफ सेलेक्टर भी लगाया, हेड कोच भी लगाया, वो नाकाम हुए। फिर हमने सरफराज को फिर वही चीज दे दी है। हमने पहले उनको ग्रूम नहीं किया कि कोचिंग होती के बेसिकली क्या है, क्रिकेट खेलना, कोचिंग करना, और इस लेवल के ऊपर कोचिंग के अलावा आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सामने वाली टीम को आउट कैसे करना है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने बैटिंग को किस तरह लेना है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजों को आपने करना होता है। लेकिन हमें लग रहा होता है कि हम तो वहां पर सिखाने जा रहे हैं। लेकिन महमूद भाई हम सब ये बात जानते हैं, और मुझसे तो आप ये बात जानते हैं कि क्रिकेट के हलकों में ये बात मशहूर है कि जब वेस्ट इंडीज का टूर होता था तो जावेद मियांदाद साहब खुद जो है वो टेनिस की बॉल को गंजा करके, उसको शेव करके, गीला बॉल करके, बाल्टी में पानी में बॉल डाल के उसकी प्रैक्टिस करते थे और करवाते भी थे। तो यहां पे जब ये रेड बॉल का जो कैंप लगा, इनको नहीं पता था वेस्ट इंडीज की पिचेस कैसी होंगी। अभी वेस्ट इंडीज ने पूरी एक सीरीज खेली है बांग्लादेश के साथ, और जो उन्होंने वहां पे हाल किया बांग्लादेश का, क्या इन्होंने नहीं देखा था? ये किन तैयारियों के साथ गए थे? मैं वही आपसे तो यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो रेड बॉल का कैंप लगा हुआ था वहां पर बैट्समैनों के साथ क्या तैयारी की गई है। आप उनके बॉलर जो हैं वो एक तो उनकी हाइट बहुत जबरदस्त है, वो तगड़े हैं, उनकी पेस डिफरेंट है, वो 140 पे बॉलिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास 140 वाले बॉलर्स नहीं है। अभी आकिब साहब ने ये बात भी बोली है कि आपको भी जो है वो 140 के बॉलर्स नजर आएंगे। तो क्या आपने फैक्ट्री लगा ली है कि आप 140 के बॉलर्स निकाल के देंगे? भाई नीचे से ग्रूम करके आओ, जो के जिनको किस तरह इनकी पेस जो है वो बढ़ेगी, किस तरह होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें हम इस लेवल के ऊपर जब चले गए हैं ना, तो हमें जीत की जरूरत है। आप उठा के देख लें, हम 3-4 सालों में हमारी रैंकिंग कहाँ चली गई है। हम टेस्ट में 9वें नंबर पे आ गए, वनडे के अंदर हम 7वें नंबर पे, T20 में हम 6ठे नंबर। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन महमूद, इसकी वजह आपको सेल्फिश अप्रोच लगती है? क्योंकि अभी अगर लास्ट टेस्ट मैच को देखते हैं तो बहुत लोगों ने तनकीद की है कि बाबर आजम बजाय इसके कि खुद फेस करते, वो सिंगल लेके मोहम्मद अब्बास को एक्सपोज कर रहे थे। क्योंकि जो सेल्फिश अप्रोच हमारी टीम के अंदर एक आ गई है, जो सोच आ गई है, वो भी डैमेज कर रही है पाकिस्तान टीम को। देखें, मुझे एक बात बताइए अली सलमान, सेल्फिश अप्रोच क्यों आएगी? कैसे नहीं जाएगी सेल्फिश अप्रोच? आप पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप कि आप 50 करोगे, आप 100 करोगे, आप रन करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप बात सही है कि और भी किसी प्लेयर्स ने ये बात बोली है कि आप पाकिस्तान की विनिंग के ऊपर, कि पाकिस्तान आज 9वें नंबर पे, अगर आप एक साल के अंदर पाकिस्तान को 6ठे या 5वें नंबर पे ले आते हैं तो यहाँ पर आपको इतने इतने आपको बोनसेस मिलेंगे। आपने तो कुछ उसके ऊपर किया नहीं। आपने तो सेल्फ आपने कर दिया। 5 आउट करने वाले के पैसे आप रख देते हैं, 100 करने वाले के आप पैसे रख देते हैं। उससे टीम जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे भाई, तो आपको बड़ा जो है वो, तो फिर मैं ये समझूं कि पीसीबी का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ऐसे ही लगता है मुझे तो, क्योंकि देखिए इतना चांस तो किसी को भी नहीं मिलता जितना चांस कुछ लोगों को मिला हुआ है। वो लगे हुए हैं मुसलसल, और जो है वो टीम की परफॉर्मेंसेस जो है वो और नीचे की तरफ आ रही हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों, और एक ही बंदे के ऊपर आप इतना चीजों को कर रहे हैं। मैं असद शफी की बात करूंगा कि असद शफी को 4-5 आपने रोल दिए में। भाई वो वहाँ बैटिंग कोच है, यहाँ पर उनकी सोच आ रही है कि वुमेन्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देने हैं, डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देने हैं। आपने तो डाइवर्जन की भी है उसी बंदे को, कि आपके पास और बंदे नहीं है जो ये सारे काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से असद शफी की इसमें गलती नहीं है, ये तो लगाने वालों की गलती होती है ना, कि भाई आपने एक ही बंदे के ऊपर 4-4 असाइनमेंट दे दिए। एक साहब कहते हैं कि जो सिलेक्टर होता है उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो ग्राउंड में ना जाए, वो डाटा के ऊपर काम करे। भाई डाटा क्या होता है? डाटा तो जो आप डालते हैं सिस्टम के अंदर वही डाटा आता है।
अब मुझे क्या पता कि एक लड़के ने किस कंडीशन में परफॉर्मेंस किया, उसके तो 100 आ रहे हैं वहां पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लेकिन महमूद भाई, आपको लगता है कि देखनी। अब जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करता धरता है, उनका जो मुकाबला है वो अब जो है वो प्लेयर्स के साथ हो गया है, बजाय इसके प्लेयर्स जो है वो मुखालिफ टीम के साथ खेलें। मैच हो गया प्लेयर्स वर्सेस पीसीबी के जो कोचेज हैं उनका हो गया है। एक तरफ सऊद शकील को एक साहब कहते हैं कि छोटे छोटे हाथ हैं, ये कैसे बड़े हिट्स मारेगा। एक तरफ बाबर आजम को एक साहब कहते हैं कि जनाब बाबर आजम को तुम आउट ही नहीं करना चाहते थे जब वो खेलता था। अभी कामरान गुलाम को जो डेब्यू पे 100 करता है, उन्हीं साहब ने कहा कि ये तो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा ही नहीं है। यही वजह है कि हैदराबाद किंग्समैन के ओनर फवाद सरवर ने कहा कि भाई इनको बात करने की तमीज सिखाओ, इनको बात करने का तरीका सिखाओ, ये मीडिया में आके क्या बातें करते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने महमूद हामिद साहब से सवाल प्लेस किया था कि कोचेज ने मैच जो प्लेयर उनके साथ अपने मैच डाला हुआ है, यही वजह है कि शायद कामरान गुलाम हमें खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे महमूद भाई? कामरान गुलाम के साथ ज्यादती हुई है मैं समझता हूँ, क्योंकि कामरान गुलाम ने पहले मैच में ही सेंचुरी स्कोर की थी। यह तो पोटेंशियल होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इतना परफॉर्म करके एक लड़का पाकिस्तान टीम में आता है, आप उसको ऐसे कैसे कैसे कह सकते हो कि हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है? मतलब आप उसकी क्रिकेट छुड़वाना चाह रहे हो जो उसका ब्रेड एंड बटर है। मतलब सही बात की है फवाद साहब ने कि बहुत से लोगों को मीडिया के अंदर बात करने ही नहीं आता। आप ये कैसे कह सकते हो? आप जजमेंटल कैसे हो सकती हो? कल को वो अगर फिर पाकिस्तान टीम में आता है और आके परफॉर्म करता है, और तो फिर आप उसका क्या जवाब दोगे? लेकिन महमूद आपको तो नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि इस किस्म की बातें करने वाले जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद हैं? बल्कि अब इवन मैं आपकी एकेडमी की अगर बात करता हूं कि यार मोहम्मद जैसा कोच आपके पास मौजूद है, अकरम खान जैसा कोच आपके पास, बड़ा डेडिकेटेड कोच आपके पास मौजूद है। अभी यूनुस खान ने अपनी एकेडमी का इफ्तिताह किया। यूनुस खान ने कहा कि मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आजादी चाहता हूं काम करने की। तो जो इस किस्म के लोग हैं वो सिस्टम से बाहर हैं। देखिए वही बात है ना, वो एक चीज है कि जिसकी शक्ल अगर पसंद नहीं आती तो वो फिर नहीं आता। आपको जो मिसाल है ना कि इंग्लिश की मिसाल है, यू शो मी द फेस टेल यू द रूल्स। तो हर शक्ल के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। वहाँ का कुछ लोगों के लिए हर जगह पे तैयारी है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि 7 को क्यों आपने जो फील्डिंग कोच से हटाया, आपने 4 टीमों में भी कहीं नहीं रखा उसको। अच्छा, वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ तो वो पाकिस्तान टीम में कोच नहीं कर सकता। अब जो है वो जो वुमेन्स टीम का फील्डिंग कोच है, उसने कौन सी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है? अब्दुल मजीद तो कब के साथ पाकिस्तान जी वो पाकिस्तान टीम के साथ भी रहा, अब वुमेन्स टीम के साथ है। कुछ लोग जो हैं हर रोल के अंदर चले जाते हैं, चाहे उनका फेलियर हो, वो प्रूवन फेलियर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो ना कहीं से घूम फिर के कहीं ना कहीं से वापस कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, और कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से सिलेक्शन होती है पाकिस्तान टीम में कोचेस की, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। माइक स्मिथ को लाने की बात हो रही है, और माइक स्मिथ की आज ये खबर फ्लोट की गई है कि जनाब साउथ अफ्रीकन से ताल्लुक रखने वाले माइक स्मिथ को पाकिस्तान का बैटिंग कोच लाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे जो लाहौर के नुमाइंदे खुसूसी हैं राना कामरान साहब, उनकी रिपोर्ट है, उनसे जानते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस हवाले से जो है वो क्या तफसीलात हैं। राना कामरान साहब, आगाह कीजिएगा कि माइक स्मिथ को लाने के हवाले से क्या खबरें हैं? जी बहुत शुक्रिया अली सलमान। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने जो मुस्तकिल कोच की तकर्री के लिए अपनी काफिशें तेज़ कर दी हैं। 7 जून आखिरी डेट थी जो दरखास्तें जो इश्तहार दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के कोच के लिए, तो उसमें 7 जून तक जो दरखास्तें हैं तो उनमें से इंटरटेन किया गया। लेकिन जो अभी तक बेस्ट चॉइस सामने आ रही है, जो चांसेस हैं वो ये है कि माइक स्मिथ को एज ए मुश्किल जो है वो कोच पाकिस्तान बैटिंग का मुश्किल कोच उसको जो बना दिया जाएगा। इसके लिए उसके 2 वजह हैं। एक तो ये है कि माइक स्मिथ जो वो पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक और पाकिस्तान जो वेदर है उसके मुताबिक एडजस्ट है। वो मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम कर चुके हैं, और खिलाड़ियों के साथ किसी हद तक उनका कंफर्ट जोन भी जो है वो भी एक आंसर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान देखिए आने वाले साल में पाकिस्तान बड़ी अहम जो है वो सीरीज़ खेलने जा रहा है, और खासकर जो इंग्लैंड का टूर है और पाकिस्तान के बड़े हैवी टूर है नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे जो बैटिंग के हवाले से हमेशा पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों में जाके जो एक मसाइल का सामना रहता है, तो उस हवाले से तरजीह दी जा रही है कि माइक स्मिथ चूँकि जो ये जितने भी पिचेज है इस हवाले से वो काफ़ी तजर्बा रखते हैं, और उसके माहौल के मुताबिक भी वो खिलाड़ियों को ज़्यादा बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि माइकल स्मिथ जो है उनकी तकर्री जो है वो जल्द ही हो जाएगी। अभी फिलहाल असद शफीक के पास जो बैटिंग कोच अबूरी बैटिंग कोच के तौर पर अभी वेस्ट इंडीज़ का जो दौरा है उसमें असद शफीक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, और जब वापसी पे जब पाकिस्तान टीम आती है और जब वो अगले टूर शुरू करेगी तो उसमें कहा जा रहा है कि माइकल स्मिथ जो है उसका नाम
ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, सिर्फ अभी अनाउंस करना बाकी है और क्रिकेट बोर्ड अगले चंद दिनों में ये बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देगा कि माइकल स्मिथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है। राना कामरा साहब, थैंक यू सो मच, हमें अपडेट करते हैं। महमूद आमिर साहब, माइक स्मिथ को इसलिए ले रहे हैं कि सूरत हाल को पीएसएल में कोचिंग की है, यूनुस खान को क्यों नहीं ले सकते? मेरे पास 10 सेकंड जरा बता दीजिएगा भाई। सबसे वही अभी आपसे मैं कह रहा था कि आप जो है अभी तक गुलामी में ही चल रहे हैं। आप बाहर से तो ले सकते हैं कि जिसने बड़ी क्रिकेट ना खेली हो, ठीक है। आप माइक स्मिथ को ला रहे हैं, भाई उसने T20 के अंदर सारी जो है वो बैटिंग कोचिंग की हुई है। वो कराची किंग के साथ था, वो मुल्तान सुल्तान के साथ था। अब आप उसको लेकर आ रहे हैं रेड बॉल के लिए। रेड बॉल का जो है उसका एक्सपीरियंस एक डिफरेंट होगा, क्रिकेट ही डिफरेंट है, फॉर्मेट ही डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप यूनुस खान का आपने नाम लिया है, यूनुस खान से आप क्यों नहीं बात करते? यूनुस खान से, उसके तजुर्बे से क्यों नहीं फायदा उठाते? अभी वो नीचे लेवल पे कोचिंग कर रहा है, हर जगह पे हम उसको देख रहे होते हैं। और महमूद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जिस तरह मैंने आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, पाकिस्तान की जूनियर टीमों के लिए खेलते हुए, देखते हुए, सीमेंट पे खेलते हुए देखा है, तो यूनुस खान क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, जबकि वो सीमेंट पे जो है वो कोचिंग कर रहे होते हैं, अभी अकेडमी अपनी वो रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत जो है वो दस्तयाब है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनसे रुजू तो करे, उनको इज्जत तो दे, उनको पूछे तो सही। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, महमूद हामिद साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।